हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं एक नया चैप्टर क्लास 12th का। जो तो ये पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3 से 4 क्वेश्चन का ऑन एन एवरेज वेटेज है। बोर्ड पर्सपेक्टिव से बहुत ही सारे इसके वेटेज हैं, इसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, चाहो तो जैसे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन क्लास 11th वाला था, वैसे ही यहाँ पे न्यूमेरिकल्स ऐसे अच्छे बन जाते हैं। तो चलिए फिर रास्ते में हम आपको जैसे भी कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे जो कि शायद आपने पहले कहीं ना देखे हो, तो हम कुछ ऐसे अच्छे न्यूमेरिकल्स आपको देंगे, आप मुझे कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। और चलिए कम से कम समय में बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स को कवर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहला ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट जो कि आप जानते हैं क्लास 11th में फ्लावरिंग प्लांट हमने किसको कहा था, तो आपको ध्यान हो हमने एंजियोस्पर्म को कहा था फ्लावरिंग प्लांट। एक ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर्स आते हो, उन प्लांट्स को हम लोग नाम देते हैं फ्लावरिंग प्लांट। तो यानी एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावरिंग प्लांट, यानी ऑल एंजियोस्पर्म्स शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो फ्लावर्स होते हैं वो इंडिकेट करे जाते हैं सेक्सुअल पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी जब भी किसी प्लांट में जैसे ही फ्लावर आ गया, इसका मतलब वो प्लांट मैच्योर हो गया। जैसे हम ह्यूमंस में क्या होता है, जब हमारे बॉडी हेयर सेकेंडरी ग्रोथ मैच्योरिटी पे प्यूबर्टी पे कुछ चेंजेस आते हैं, वैसे ही प्लांट में यूँ समझ लो मैच्योरिटी पे उनमें फ्लावर्स आने लग जाते हैं। तो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। अब यहाँ से हम लोग बात करें तो ये जो फ्लावर्स हैं कैसे ओरिजिनेट हुए हैं, कैसे होते हैं, तो इनमें बहुत सारे हार्मोन्स और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, तब जा करके बनता है फ्लावर प्राइमोर्डियम। यानी फ्लावर प्राइमोर्डियम, नाम ही बता रहा है प्राइमोर्डियम, यानी ये वो स्ट्रक्चर है जो बंद है, अब इससे जो निकलेगा वो बनने वाला है फ्लावर। यानी इन्फ्लोरेसेंस बियर द फ्लोरल बर्ड। इन्फ्लोरेसेंस जो कि क्लास 12th में आपने पढ़ा, जल्दी से मुझे बताएंगे। 2 टाइप के इन्फ्लोरेसेंस थे, साइमोज और रेसिमोज। आपको जल्दी से कमेंट में बताना है कौन सी 2 फैमिली में साइमोज थे और कौन सी 2 फैमिली में रेसिमोज थे। चलो अब यहाँ से अगर हम लोग फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स हमारे पास 2 तरह से हो सकते हैं, कंप्लीट इनकम्प्लीट। कंप्लीट फ्लावर वो है जिनमें एसेंशियल वॉर्ल प्लस नॉन एसेंशियल वॉर्ल दोनों होने चाहिए। एसेंशियल यानी एसेंशियल फ्लावर में होना जरूरी है या तो एंड्रोइसियम या तो गाइनोइसियम, या तो दोनों हो तो अच्छी बात है। यानी एसेंशियल पार्ट ऑफ फ्लावर्स ये होते हैं। नॉन एसेंशियल पार्ट कौन होते हैं, पेटल्स, सेपल्स, ये आपके नॉन एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। तो यानी एक फ्लावर में जो भी टिपिकल फ्लावर है उसमें या तो एंड्रोइसियम होना चाहिए या तो गाइनोइसियम होना चाहिए। एंड्रो वर्ड मेल्स के लिए रिप्रेजेंट करता है, चूंकि मेल की स्टडी को एंड्रोलॉजी कहते हैं, और गाइनोई वर्ड फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि आप जानते भी हैं गायनिकोलॉजिस्ट, फीमेल्स की डॉक्टर को गायनिकोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी या तो मेल वाला पार्ट हो फ्लावर में या तो फीमेल वाला पार्ट हो, या दोनों हो तो बाइसेक्सुअल फ्लावर। चलिए अब यहाँ से अगर हम एक एक करके बात करें तो सबसे पहला पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं एंड्रोइसियम, यानी मेल रिप्रोडक्टिव। यानी मेल वाली पार्ट हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फ्लावर का, जिसका नाम है देखो एंड्रोइसियम। अब समझो जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं जैसे ह्यूमंस में है वैसे ही समझना है। एंड्रोइसियम क्या है, एंड्रोइसियम वर्ल है। वर्ल का मतलब क्या होता है, माला है, गुच्छे होते हैं। किस चीज के गुच्छे होते हैं, स्टेमेंस के गुच्छे होते हैं। यानी एक को हम स्टेमेंस कहते हैं और बहुत सारे मल्टीपल स्टेमेंस जब वर्ल में माले में पिरो दिए जाएं तो फिर उसी को हम लोग नाम देने लगते हैं एंड्रोइसियम। यानी अगर आपसे पूछा जाए एंड्रोइसियम क्या है, तो एंड्रोइसियम आपका मल्टीपल है, और इसकी यूनिट्स की अगर हम लोग बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा, स्टेमेन। यहाँ से हम आपको कुछ जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कौन किसके इक्विवेलेंट होता है वो भी बताते हुए चलेंगे, आप इसको भी याद रखिएगा। तो स्टेमेन इज इक्विवेलेंट टू माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म तक हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, तो इक्विवेलेंट होता है। तो डायरेक्टली आपसे सवाल पूछ देगा स्टेमेन इज इक्विवेलेंट टू डैश, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोरोफिल। तो यानी एक टिपिकल फ्लावर्स आपको दिखाए गए हैं। यहाँ पे ये जो 2 दिखाए गए हैं ये है हमारी एंड्रोइसियम, ये बीच वाला पार्ट है गाइनोइसियम, फिर है आपके पेटल्स एंड देन सेपल्स। ठीक है, और जब सारे पे अटैच्ड हैं ये जो स्ट्रक्चर्स, इसको हमने नाम दिया है थैलेमस। यहाँ से हमने इसको बाहर निकाला और ये जब हमने देखा तो ये है हमारा फिलामेंट, ये है एंथर, और एंथर प्लस फिलामेंट दोनों को मिला करके हम लोग नाम देते हैं स्टेमेन। और ऐसे बहुत सारे स्टेमेंस हो तो हम लोग उसको क्या नाम देंगे, एंड्रोइसियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्टमेन। स्टमेन के दो पार्ट होते हैं, अभी हमने आपको बताया। पहला पार्ट है फिलामेंट, दूसरे पार्ट है एंथर। फिलामेंट क्या है? ये लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम लोग नाम देते हैं फिलामेंट, और ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है यहाँ पे इसको हम लोग नाम देते हैं एंथर। तो एक स्टमेन के दो पार्ट हैं, एंथर, फिलामेंट। चलो अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें सबसे पहला फिलामेंट के बारे में, तो फिलामेंट क्या है? लॉन्ग होते हैं, सिलेंडर शेप्ड होते हैं, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और यहाँ से एक बार सवाल आया था, प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच्ड टू। प्रॉक्सिमल, ये जो फिलामेंट है इसमें आपको बताना है प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच होता है। प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच टू, ऑप्शन नंबर ए। नीट में सवाल है, आप जल्दी से मुझे बताओ, आपने पढ़ा हुआ है, रिवीजन किया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए थैलेमस, ऑप्शन नंबर बी एंथर। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे, ये सवाल नीट 2023 या 24 का सवाल है। तो जल्दी से मुझे बताएंगे प्रॉक्सिमल का मतलब पास होता है, डिस्टल का मतलब दूर होता है। तो ये जो फिलामेंट है इसका प्रॉक्सिमल एंड किससे अटैच होता है, डिस्टल एंड किससे अटैच होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं एंथर की। तो देखो ये वाले पार्ट है हमारे एंथर, इसको अगर हम जूम करके देखें तो ये कुछ इस तरह से एंथर्स हमारे दिखते हैं। एंथर में दो लोब होते हैं, एक लोब, दो लोब। तो हमारी एंथर कैसी हो गई? बाइलोब्ड। हर लोब में फर्दर दो थीका पाए जाते हैं, एक थीका, दो थीका, एक थीका, दो थीका। तो हमारी जो एंथर है वो कैसी हो जाती है? डाइथिकस। और टोटल अगर हम लोग चैम्बर्स की बात करें तो काउंट करो, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितने चैम्बर हो गए? 4। तो इसको हम लोग नाम देते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। तो बच्चे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं मन में कि सर बाइलोब्ड भी बोला, डाइथिकस भी बोला, फिर टेट्रास्पोरेंजिएट कहाँ से आया? तो ये समझ में आया, दो लोब है तो बाइलोब, हर लोब में दो रूम जैसे हैं तो डाइथिकस। टोटल रूम की बात करें एक एंथर में तो यहाँ पे कितने हो गए आपके पास? 4 रूम, यानी टेट्रास्पोरेंजिएट। तो यहाँ से एक हम आपको न्यूमेरिकल दे रहे हैं, जल्दी से मुझे न्यूमेरिकल आपको याद हो तो सॉल्व करके बताइए कि मैंने बोला है एक फ्लावर में 10 स्टेमेन है, एक फ्लावर में 10 स्टेमेन्स हैं। तो आपको बताना है हाउ मैनी थीका will be there in that plant। उस प्लांट में कितनी, ठीक है, देखो एक फ्लावर में 10 स्टेमेन है और इस तरह से आपको बताना है कितने थीके होंगे इन अ प्लांट इफ हैविंग 10 फ्लावर, और उसमें कुल मिलाकर के 10 फ्लावर हैं। तो सवाल समझ में आया? जल्दी से कमेंट में आप जवाब कीजिए। सवाल सुनिए, एक प्लांट में 10 फ्लावर है, एक प्लांट में 10 फ्लावर है, एक फ्लावर में 10 स्टेमेन है, तो कुल मिलाकर के आपको बताना है उस टोटल प्लांट में कितने थीका देखने को मिलेंगे। जल्दी से कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से हमारे पास में हमने टीएस व्यू देखा, यानी जैसे सपोज ये था हमारा एंथर बाइलोब्ड वाला, हमने इसको इस तरह से काटा, ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन, ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे हमने काटा ट्रांसवर्स। जब हम इसको ऐसे काटेंगे तो देखो ऊपर के जो दो चैम्बर हैं वो कुछ ऐसे हो जाएंगे। तो देखो ये कटने के बाद कुछ इस तरह से दिखने लग जाते हैं। तो ये जो हमारा है ये है वो पॉलन सैक, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया है माइक्रोस्पोरेंजिया, याद रखेंगे, ठीक है। इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिटिव टिश्यूज होते हैं जो आगे चल के बिहेव करते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह, जो आगे चल के माइक्रोस्पोर बनाएंगे मियोसिस में। यानी चलो, तो ये एंथर था, ऐसे हमने काटा तो ये हमें कुछ इस तरह का दिखा। इस तरह का जब हमने दिखा तो रूम को हमने पॉलन सैक बोला, और इस पॉलन सैक के अंदर पाए जाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। आइए इसी चीज़ को यहाँ पे एक बार हम लोग क्लैरिटी के साथ रीड करते हैं एनसीईआरटी की लाइन। पहला, एंथर इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 टेट्रागोनल हो गया, और इसके अंदर टोटल कितने होते हैं? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। एक को हमने एक थीका, एक सैक को हमने माइक्रोस्पोरेंजिया बोला, तो कितने सीका हो गए? 4 हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत? और ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? एट द कॉर्नर्स। ये आपसे गलती कराने के लिए यहाँ पे मिड सेंटर वेंटर ऐसा कुछ लिख करके गलती कराएगा, ठीक है। ये सारे के सारे माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, ये आगे चल के डेवलप होते हैं पॉलन सैक में, पॉलन की कवरिंग में आगे चल के डेवलप होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चल के दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली, ये एक्सटेंड करेंगे आगे की तरफ, और फर्दर ये आगे पैक हो जाएंगे पॉलन ग्रेन में। वो कैसे आगे हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ से आपको 2 पॉइंट क्लियर है। पहला कि इसके पास 4 पॉलन सैक हैं, यानी 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग
एक माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर्स की डिटेल अगर देखेंगे तो आइए, ये हमारा था कुल मिला करके ये वाला स्ट्रक्चर। इस वाले स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो चलिए, यहाँ से हमने क्या देखना है, ये जो हमारा ट्रांसवर्स वाला सेक्शन था उसमें ये 4 स्पोरेंजिया थे, उसमें से हमने एक स्पोरेंजिया को लिया और ऐसे जूम करके दिखाया। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। इसमें जो सबसे बाहर है वो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जो अंदर है वो एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के जो अंदर है तीसरे नंबर पे वो मिडिल लेयर, और सबसे अंदर जो स्ट्रक्चर मौजूद है उसको हम लोग नाम देते हैं टैपिटम। और ये लाल कलर से जो दिखाया गया है ये है आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल। यानी ऐसे 4 स्ट्रक्चर्स थे, उसमें से एक को हमने जूम किया, तो जब जूम करके बाहर निकाला तो हमने पाया ये हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम 4 दीवारों से मिलके बनी है। बाहर से अंदर की तरफ सबसे बाहर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। इनमें से ये जो 3 आपके बाहरी स्ट्रक्चर्स हैं, इन तीनों का स्ट्रक्चर्स का मदद देता है प्रोटेक्शन में। किस चीज़ में मदद करता है? प्रोटेक्शन में, और साथ साथ डहीसेंस में भी मदद करे। डहीसेंस का मतलब क्या होता है? पॉलन ग्रेन जब बाहर आएंगे तो टूट करके बाहर आएंगे तो तोड़ने में मदद करेगा। जबकि सबसे अंदर वाली जो लेयर है इसको हम लोग नाम देते हैं टैपिटम। ये न्यूट्रिटिव इन नेचर होता है, इसका कोई रोल प्रोटेक्शन में नहीं है। डायरेक्ट सवाल पूछेगा, आउटर 3 लेयर की जगह पे यहाँ पे लिख देगा इनर 3 लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन। नहीं, बाहर से जो 3 है वो प्रोटेक्शन के लिए जिम्मेवार है, अंदर वाला न्यूट्रिशन के लिए जिम्मेवार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ से हम लोग बात करें तो जो सबसे अंदर वाली लेयर है इसको हम लोग नाम देते हैं टैपिटम, और इसका काम किस चीज़ में है? नरिशमेंट में। नरिशमेंट का मतलब जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स होंगे उनको खाना पीना देना, उसकी देखभाल करना। इनके जो टैपिटम के जो सेल्स के न्यूक्लियाई होते हैं वो काफ़ी मतलब एक से ज़्यादा होते हैं, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है। इनके न्यूक्लियाई कैसे होते हैं? एक से ज़्यादा, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड। और इनकी साइटोप्लाज्म कैसी है? डेंस है। ये भी पॉइंट याद रखें, डेंस साइटोप्लाज्म विथ मोर देन 1 न्यूक्लियाई, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टैपिटम का। ठीक है, फिर नेक्स्ट। अब जैसे ही इन यंग एंथर ईच माइक्रोस्पोरेंजियम हैज़ स्पोरोजीनस टिश्यू, ये हमारे पास 4 चैम्बर थे, हर इसके पास अपना एक स्पोरोजीनस टिश्यूज है। इस स्पोरोजीनस टिश्यूज ने अंदर से काफ़ी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड स्ट्रक्चर्स बनाए होते हैं, जिनको हम लोग नाम देते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। यानी ये जो हमारे स्ट्रक्चर्स थे, ये देखो, ये हमारी पॉलन सैक हो गई। हर पॉलन सैक के अंदर एक स्ट्रक्चर्स होता है डिप्लॉइड, जिसको हम लोग नाम देते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC, या इसी को हम लोग नाम देते हैं PMC। और ये कैसी होती है? डिप्लॉइड होती है। ठीक है, इसी के अंदर होता है मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस किस में होगा? पॉलन मदर सेल में। और मियोसिस के बाद कितने बनते हैं? 4 बनते हैं, यानी टेट्राड्स बनते हैं। यानी मियोसिस के बाद जो बना है वो है टेट्राड। ठीक है, अब आइए दोबारा से हम आपको इसको थोड़ा सा एक इस वे में समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या हमने आपको बताया है। आओ देखो, चलो चलो आओ, यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या समझे हम लोग अभी तक। देखो, हमारे पास में एक एंथर था इस तरह से, एक एंथर में कुल मिला करके 4 रूम थे। ठीक है, यहाँ से हमने एक रूम को निकाला बाहर, एक रूम को निकाला इस तरह से बाहर। इस रूम की 4 लेयर की दीवारें थी, और इन दीवारों के बीच में यहाँ पे मौजूद था स्पोरोजीनस टिश्यूज, माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके अंदर क्या है? बहुत सारे पॉलन मदर सेल हैं। यहाँ से हमने एक को निकाला बाहर, पॉलन मदर सेल, यानी इसकी स्ट्रक्चर्स कैसी है? डिप्लॉइड है। इस पॉलन मदर सेल में फर्दर क्या होना है? मियोसिस होगा। इस पॉलन मदर सेल में होगी मियोसिस, और यहाँ से जो बनने वाले हैं मियोसिस के बाद, ये देखो, ये डिप्लॉइड था तो मियोसिस के बाद सब के सब कैसे हो जाते हैं? हैप्लॉइड हो जाते हैं। तो ये जो हैप्लॉइड बने हैं, अभी इनको हम लोग नाम देते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। 4 बना है तो इसको हम लोग नाम देंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। अभी पॉलन ग्रेन नहीं बना है, याद रखेंगे, अभी पॉलन ग्रेन नहीं बना है, अभी हमने इसको नाम दिया है माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये जो टेट्राड है ये इस तरह से दीवारों के अंदर अभी अरेंज्ड रहती है, अभी बाहर नहीं आई है। फिर ये जो टेट्राड है यहाँ से इन दीवारों को तोड़ेंगे और फिर बाहर आएंगे। अब यही जो टेट्राड है, एक टेट्राड डेवलप होंगे, इनके अंदर फर्दर माइटोसिस होगा।
फिर दो टाइप के सेल्स बनेंगे, वेसिस और जीसी, और फिर तब जा करके ये कहलाने वाले हैं पॉलन ग्रेन। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। पॉलन ग्रेन की प्लॉइडी मुझे बताएंगे कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी। दोबारा से देखिए, एक फ्लावर में एंड्रोसियम, एंड्रोसियम में बहुत सारे स्टेमेंस, उन स्टेमेंस में एक स्टेमेन को निकाला, उसमें दो पार्ट, एंथर, फिलामेंट, एंथर बाइलोब्ड डाइथिकस, हर थिका में 4 लेयर की दीवारें, उसके अंदर मौजूद स्पोरोजीनस टिश्यूज यानी माइक्रोस्पोरेंजियम। एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे पॉलन मदर सेल्स, एक पॉलन मदर सेल्स में हुआ मियोसिस, वहाँ से बने माइक्रोस्पोर टेट्राड, और फिर ये जो टेट्राड है यही आगे चल के डेवलप करेगा और फर्दर जन्म देने वाले हैं हमारे माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन को। क्लियर है? तो यहाँ से मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, आप मुझे जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे। एक प्लांट है और इस प्लांट के पास में 10 स्टमेन है, 10 स्टमेन इन ईच फ्लावर, हर एक फ्लावर में 10 स्टमेन है, ठीक है। और टोटल फ्लावर की बात करें तो टोटल फ्लावर है यहाँ पे 5। एक प्लांट है जिसमें 5 फ्लावर है, हर फ्लावर में 10 स्टेमेंस मौजूद हैं, और आपको बताया गया है नेक्स्ट, ईच थीका कंटेन्स 4 पॉलन मदर सेल, 4 पॉलन मदर सेल, हर थीका में 4 पॉलन मदर सेल है। तो आपको बताना है हाउ मैनी मैक्सिमम पॉलन ग्रेन कैन बी फॉर्म्ड, कितने मैक्सिमम पॉलन ग्रेन बनाए जा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये आपने कर लिया, मतलब आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। जल्दी से मुझे कमेंट में इसका जवाब दो। सवाल, एक प्लांट में 5 फ्लावर है, 5 फ्लावर, हर फ्लावर में 10 स्टेमेन है, हर एंथर के हर एक थीका में 4 पॉलन मदर सेल हैं, तो ये जो प्लांट है मैक्सिमम कितनी पॉलन ग्रेन बना सकते हैं, ये आपको जवाब देना। आपने जवाब दे दिया कमेंट में, वेल एंड गुड। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग फर्दर आगे बात करते हैं, जो हमने आपको बताया है उसी चीज़ को दोबारा से यहाँ पे देखते हुए चलते हैं। देखो यहाँ से हमने क्या, जैसे ही एंथर मैच्योर होगी, एंथर के मैच्योरिटी के बाद ये जो माइक्रोस्पोर डिसोसिएट होंगे और डेवलप होकर के बनने वाले हैं पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन को कहा जाता है इक्विवेलेंट टू मेल गैमेटोफाइट। याद रखेंगे, दो चीज़ हमने आपको बता दिया, एक हमने किसको आपको इक्विवेलेंट बताया, मेगास्पोरोफिल या माइक्रोस्पोरोफिल के, दूसरा किस मेल गैमीट नहीं है, ये गैमेटोफाइट है, गैमीट बियरिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो आइए अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़े तो पॉलन ग्रेन, यानी हमने आपको क्या बताया, ये जो 4 हमारी टेट्राड थी, उन 4 टेट्राड में से डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ और कुछ इस तरह से दिखने लगे। अब जो पॉलन ग्रेन और टेट्राड में क्या डिफरेंस है, टेट्राड नॉर्मल टेट्राड था, जैसे ही ये पॉलन ग्रेन बनेगा इसमें 2 लेयर की दीवारें बन जाएगी। कितनी लेयर की दीवारें, और बाहर वाली दीवार को हम नाम देंगे एक्साइन, अंदर वाली दीवार को नाम देंगे इंटाइन। तो देखो ये वाली जो दीवारें हैं ये हैं एक्साइन, डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ पे खाली जगह, यहाँ पे दीवारें नहीं है, जबकि अंदर वाली ये वाली जो दीवारें हैं इसको हमने नाम दिया इंटाइन, ये कंटिन्यूअस होता है। तो एक्साइन कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, और इंटाइन कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। याद रहेगा, ठीक है। क्यों डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं, खाली जगह हैं, इनको हम लोग नाम देते हैं जर्म पोर। तो टेट्राड और पॉलन ग्रेन में पहला डिफरेंस क्या आ गया, टेट्राड के पास कोई दीवार नहीं थी, पॉलन ग्रेन के पास 2 लेयर की दीवारें बन जाती है, बाहर वाली डिसकंटिन्यूअस जिसको हमने नाम दिया है एक्साइन, अंदर वाली कंटिन्यूअस जिसको हमने नाम दिया इंटाइन। चलिए अब नेक्स्ट, अब एक एक करके हम इन्हीं के बारे में देखते हैं। एक्साइन, एक्साइन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक्साइन के पास में दुनिया का सबसे हाईली रेजिस्टेंट प्रोटीन्स पाया जाता है जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। ये वो एंजाइम्स है, ये वो स्ट्रक्चर है जो दुनिया में कोई ऐसा आज तक एंजाइम बना ही नहीं है जो इस स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके। अब आपके मन में सर इसका फ़ायदा क्या है, तो देखो सोचो, ये हमारी पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन को उड़ के जाना है स्टिग्मा पे लैंड करने के लिए। अब वो कितने दिनों तक वहाँ रहेगा, नहीं रहेगा, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, उन सारे कंडीशंस को कोप अप करने के लिए भगवान ने इनके पास में इतनी हार्ड लेयर्स बना करके दी है जो दुनिया का कोई एंजाइम इसको डिग्रेड कर ही नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए
और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये चैप्टर बहुत ही कंसेप्चुअल है, क्वेश्चन साथ साथ करते हुए चलिएगा। और रही बात, तो अभी आपने बोर्ड का पेपर देखा, आगे 5-7 दिनों में 10 दिनों में आप यूँ समझ लीजिए आपके बोर्ड के भी पेपर होने वाले। तो बायोलॉजी का मैं गारंटी देता हूँ कि पेपर कितना भी टफ हो आपको आसान लगेगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। और बायोलॉजी वैसा टफ भी नहीं होता। जैसे फिजिक्स के पेपर आपने देखे 2008 जेईई एडवांस वाला एज इट इज़ क्वेश्चन दे दिया गया था सीबीएसई 2026 फिजिक्स में। तो कहीं ना कहीं आपका बोर्ड भी इस बार टफ होने वाला है बायोलॉजी वाला। ठीक है, ठीक वैसे ही केमिस्ट्री का भी है आपका, तो थोड़ी बहुत मेहनत कीजिए। मेरी पर्सनल सजेशन ये है कि कम से कम एनालिटिकल जो बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको पिछले 3 साल का कम से कम लगा लेना। इससे आपको अंदाज़ा होगा। जैसे केस बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली हेल्थ एंड डिजीज़ वाले सेगमेंट से दे देगा, या नहीं तो केस बेस्ड आपको इकोलॉजी वाले सेगमेंट से दे देगा, ठीक है, या ह्यूमन रिप्रोडक्शन से दे देगा। तो थोड़ा बहुत केस बेस्ड देखो, आपकी तैयारी सब्जेक्टिव बहुत अच्छी है, केस बेस्ड में आप फंसेंगे तो 4-5 साल का कम से कम केस बेस्ड स्टडी आप कर लेना। बाकी रही बात, तो हम बहुत ही जल्दी एक प्रोबेबल 45 to 50 क्वेश्चंस का एक पीपीटी तैयार कर रहे हैं, जिसको हम लेकर के आएंगे बहुत ही जल्दी, ताकि आप उस पीपीटी से प्रोबेबल क्वेश्चंस जो लगता है कैसे आने चाहिए, तो कुछ मिलता जुलता क्वेश्चंस हम लोग कोशिश करेंगे कि साथ साथ में लाइव 1 से 2 घंटे में तैयारी करी जाए। बाकी आप कनेक्टेड रहिए, बने रहिए चैनल पे, हम आपको बोर्ड्स के भी अपडेट साथ साथ देते हुए चलेंगे। और कुछ जो एक्स्ट्रा फॉर्म्स वगैरह आते हैं वो तो हमने आपको बताया ही, और भी बहुत सारे फॉर्म्स बताते हुए चलेंगे। चलो हमने बताया एग्जाइन कैसी है, बनी हुई होती है स्पोरोपोलिन से। ये हाईली रेजिस्टेंट है, कितना भी टेम्परेचर, कितना भी स्ट्रॉन्ग एसिड या एल्कली ये आराम से झेल सकते हैं। कोई एंजाइम आज तक बना ही नहीं है जो इसको डिग्रेड कर सके, मतलब ख़त्म कर सके। एग्जाइन के पास में मौजूद होते हैं डिसकंटिन्यूस फॉर्म्स में जो छिद्र होते हैं, उनको हम लोग नाम देते हैं जर्मपोर, जहाँ पे स्पोरोपोलिन नहीं होता है। ये पॉइंट याद रखेंगे, ये आपसे पूछेगा कि जर्मपोर पे भी स्पोरोपोलिन होते हैं, याद रखेंगे नहीं। इससे फ़ायदा क्या है कि आप इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा, आगे भी पढ़ेंगे, फिनिक्स डेक्टेलिफेरा का सीड। ठीक है, चलिए 10-10 हज़ार, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार साल तक इसको आराम से रखा जा सकता है। इंटाइन की अगर हम लोग बात करें तो ये इनर वॉल है, थिन है, कंटिन्यूअस होती है, और ये बनी हुई होती है सेलुलोज और पेक्टिन से। देखो सेलुलोज तो सबको याद रहता है, पेक्टिन हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, इसलिए याद रखेंगे सेलुलोज और पेक्टिन दोनों से मिलकर के बनी है आपकी ये पॉलन ग्रेन की अंदर वाली दीवारें। अब ये हमारी पॉलन ग्रेन थी, ये पॉलन ग्रेन की अंदर वाली दीवारें, ये बाहर वाली दीवारें। अब ये जो बाहर वाली दीवारें, अंदर वाली दीवारें, इसके अंदर जो मौजूद थे साइटोप्लाज्म, इसके अंदर होता है मियोसिस, और ये फर्दर 2 टाइप के सेल्स में बदल जाते हैं, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। तो देखो यहाँ से एक मैच्योर पॉलन ग्रेन में 2 टाइप के सेल्स में बन जाते हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं वेजिटेटिव। तो देखो वेजिटेटिव बिगर होती है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा फूड रिजर्व के फॉर्म में पाए जाते हैं, और इसके पास में जो न्यूक्लियस है इरेगुलर शेप्ड होता है। जबकि नेक्स्ट है हमारा जेनरेटिव सेल, स्मॉल है, फ्लोट करते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं और एक ही न्यूक्लियस होते हैं, और यही आगे चल के हमारी मेल गैमीट बनाने वाली है। ये खाना पीना देगा, मोटा ताजा है, सिर्फ खाना पीना का ध्यान रखेगा वेजिटेटिव सेल। जेनरेटिव सेल का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैसे आपको मेल गैमीट आगे चल के बनाते हुए दिखाएंगे। देखो 60% केस में यहाँ पे उल्टा करके आपसे लिख देगा 40% लिख देगा, तो याद रखेंगे 60% केस में एंजियोस्पर्म 2 सेल्ड स्टेज पे सेट ऑफ किए जाता है। अब आपके मन में सर ये 2 सेल स्टेज क्या है, तो ये देखो हमारी पॉलन ग्रेन, एक सेल हो गई वेजिटेटिव सेल और दूसरी सेल हो गई जनरेटिव सेल। तो 60% केस में पॉलन ग्रेन को यहीं से लात मार के भगा दिया जाता है, लेकिन रिमेनिंग जो 40% केस हो जाएंगे उनमें क्या है, ये जो जनरेटिव सेल है, एक तो हो गया आपका वेजिटेटिव सेल, दूसरे जो आपके ये जनरेटिव सेल हैं, ये फर्दर 2 टाइप के सेल्स में गैमीट नंबर 1, गैमीट नंबर 2। अब यहाँ पे कितना हो गया, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, ये कैसा हो गया 3 सेल, यानी 60% में कितने सेल्ड में, 2 सेल्ड में। तो रिमेनिंग 40% में कितने सेल्ड में, 3 सेल स्टेज में इसको रिमूव किया जाता है पॉलन ग्रेन को। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग यहाँ से बात करते हैं। देखो पॉलन ग्रेन जो कि इक्विवेलेंट किसके होता है, मेल गैमीटोफाइट के। यहाँ पे आपसे गलती करने के लिए देगा मेल गैमीट के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। चलो आओ यहाँ पे हमने फर्दर देखना है, ये जो पॉलन की शेडिंग्स है,
कहाँ पे होनी है? स्टिग्मा के ऊपर जानी है। अब इसके लिए कुछ लाइन्स आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि मेल ने अपने पॉलन ग्रेन को रिलीज किया, फीमेल के स्टिग्मा हमेशा हर केस में रिसीव ही कर लेगी, ऐसा हर बार नहीं होता है। तो इसीलिए इनकी जो कुछ विएबिलिटीज़ होती है कि यहाँ से अगर पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ है तो कितने देर में किसी स्टिग्मा पे लैंड कर गया तो सर्वाइव करेगा, अदरवाइज डेथ हो जाएगी। तो ये आपको केस याद रखना है, ठीक है। ये जो वायबिलिटी है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे। इन सम केसेस ऑफ सीरियल्स जैसे कि हमारी चावल, गेहूँ, इनमें जो विएबिलिटी पीरियड होता है 30 मिनट का, क्योंकि इसलिए आपने देखा धान गेहूं के खेतों को मतलब इतने से गैप में लगाया जाता है, जबकि मक्के को थोड़ा सा इतना गैप हम लोग कर देते हैं। तो गेहूं धान में एकदम बहुत सटा सटा के हम लोग लगाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो पॉलन ग्रेन है वो आराम से एक दूसरे के ऊपर जा सके, ठीक है। चलो, तो कितने मिनट में? अगर ये नहीं जा पाए तो मर जाएंगे 30 मिनट के अंदर। जबकि कुछ फैमिली है हमारे रोजेसी, जैसे हमारी फैमिली है सोलेनेसी, इसको याद रखेंगे सोलेनेसी, इनमें जो वेबिलिटी पीरियड होता है ये मैक्सिमम 3 महीने तक हो सकता है। सोलेनेसी फैमिली का मुझे 5 एग्जाम्पल जल्दी से आप लिख करके बता दो, याद हो तो आपको, ठीक है। चलो, अब अगर लोग पॉलन ग्रेन की अगर हम लोग बात करें तो ये जो पॉलन ग्रेन है इसका बहुत सारा न्यूट्रिएंशियस फॉर्म में यूज़ किया जाता है, जैसे फूड सप्लीमेंट्स के तौर पे, ठीक है। तो इसको स्टोर करने के लिए हमें चाहिए लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से मैं आपसे इकोलॉजी का एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इस टेक्निक को हम लोग नाम देते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या नाम देते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। तो आप मुझे बस इतना सा बता दो, क्रायो प्रिजर्वेशन ex-situ कंजर्वेशन में आएगा या इन सिटू कंजर्वेशन में आएगा? जल्दी से मुझे आप बस इतना सा कमेंट करके बता दो, ठीक है। चलो, कुछ पॉलन ग्रेन्स जैसे कि पार्थेनियम, जिसको कांग्रेस ग्रास भी कहा जाता है या कैरेट ग्रास भी कहा जाता है, इसी का नाम था पार्थेनियम का ही, कांग्रेस ग्रास या कैरेट ग्रास। इनके जो पॉलन ग्रेन है एलर्जी कॉज करते हैं, कुछ केसेस में हे फीवर जैसे डिजीज़ भी कॉज करते हैं ये। चलो, अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट पार्ट है पॉलन ग्रेन के बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा है गाइनोसियम। गाइनोसियम में जाने से पहले मैं एक बार आपको क्विकली मेल एंड्रोसियम से लेकर के कैसे हमारे पॉलन ग्रेन्स तक पहुंची है उसको मैं रिवाइज कराना चाहता हूं। देखो, एक फ्लावर में एंड्रोसियम, एंड्रोसियम में बहुत सारे स्टमेन्स होंगे, उनमें से एक स्टमेन को निकाला है बाहर। एक स्टमेन में 2 पार्ट, ये है फिलामेंट, ये है आपकी एंथर, ठीक है। फिर एंथर में 2 लोब होते हैं, एक लोब 2 लोब, हर लोब में 2 थीका, तो टोटल हो गए टेट्रास्पोरेंजिएट। अब एक थीका को निकाला बाहर, उस एक थीका के जो स्ट्रक्चर है उसको हमने नाम दिया माइक्रोस्पोरेंजियम। इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे पॉलन मदर सेल्स पाए जाते हैं, वो डिपेंड करता है कितना भी हो सकता है। सारे के सारे पॉलन मदर सेल में मियोसिस होगा और हर एक पॉलन मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे। चारों माइक्रोस्पोर टेट्राड डेवलप करेंगे और उनमें एक्साइन इंटाइन बनेंगी और फिर अब इनको हम लोग नाम देने लग जाएंगे पॉलन ग्रेन। फिर पॉलन ग्रेन की जो एक्साइन है वो स्पोरोपोलिनिन से बनी है, डिसकंटिन्यूअस है, जर्मपोर होते हैं, इंटाइन वाली कंटिन्यूअस थे। अब इनके जो अंदर साइटोप्लाज्म है इसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं, जो बड़ी साइज़ की सेल्स थी वेजिटेटिव, स्मॉलर साइज़ की सेल थी जेनरेटिव। तो 2 सेल हो गई। 60% केस में पॉलन ग्रेन को यहीं से भगा दिया जाता है, लेकिन रिमेनिंग 40% में ये जो जेनरेटिव सेल है ये फर्दर माइटोसिस से डिवाइड करेगी और फिर यहाँ से बनेगा गैमीट 1, गैमीट 2 और वेजिटेटिव सेल। तो 3 सेल में रिलीज करते हैं। तो मुझे बताओ, अगर आपके 2 पॉलन ग्रेन बनाने हैं, चलो आप मुझे बताओ 2 मेल गैमीट बनाना है। सवाल सुनो, आपको बनाने हैं 2 मेल गैमीट, ठीक है। तो आपको कितनी मायोसिस और कितने माइटोसिस लगने वाले हैं इसका मुझे जवाब दो। 2 की जगह 20 कर लो, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल दे देते हैं। अगर आपको 20 पॉलन ग्रेन बनानी है, कितने बनाने हैं? 20 पॉलन ग्रेन। किससे बनाने हैं? फ्रॉम PMC, पॉलन मदर सेल से। तो कितनी पॉलन मदर सेल लगेगी और कितनी मियोसिस लगेगी और कितनी माइटोसिस लगने वाली है, इसको मुझे जल्दी से आप कमेंट करके जवाब दो, ठीक है। 20 पॉलन ग्रेन बनाने हैं और उससे कितनी पॉलन मदर सेल लगेगी,
कितने मेल गैमीट बनाए जा सकते हैं, कितने मियोसिस, कितने माइटोसिस। 1 2 3 4 सवाल है इसमें, चारों सवाल कर लो, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट की तरफ, यानी फीमेल गैमेट यानी गाइनोसियम्स की तरफ जाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल। गाइनोसियम, गाइनो इसको हम लोग नाम देते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। जिस तरह से एंड्रोसियम का यूनिट था स्टमन, वैसे ही इनकी यूनिट होती है पिस्टिल या कार्पेल। जिस तरह से स्टमन इक्विवेलेंट था माइक्रोस्पोरोफिल के, ये इक्विवेलेंट किसके हो जाएंगे, जल्दी से बताओ, मेगा स्पोरोफिल के। किसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे, मेगा स्पोरोफिल के। अब देखो, ये जो स्टमन है अगर एक होगा, ये अगर पिस्टिल या कार्पेल एक होगा तो मोनोकार्पिलरी, मोर देन वन मतलब मल्टी कार्पिलरी। मल्टी वाला में 2 केस हो सकता है, जैसे अगर एक कार्पेल है तो मोनोकार्पिलरी, एक से ज़्यादा है तो मल्टी कार्पिलरी। अब ये जो ज़्यादा हैं इसके 2 पॉसिबल, चारों आपस में फ्री हो तो एपोकार्पस, फ्री हो तो एपोकार्पस, एपो मीन्स अवे होता है, 1 2 3 4 चारों फ्री है तो एपोकार्पस। एग्जाम्पल रोज, लोटस, मिचेलिया, मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है आपने। और अगर ये चारों फ्यूज हो तो सिनकार्पस। एग्जाम्पल इसका आप जवाब देंगे, एक मैं आपको बता रहा हूँ हिबिस्कस, बाकी आप दूसरा जल्दी से कमेंट कीजिए। नेक्स्ट, अब यहाँ से जो एक कार्पेल थी इसको हमने कुल मिलाकर के, जैसे स्टैमेन को 2 भाग में बांटा था, एंथर और फिलामेंट, वैसे ही इस एक कार्पेल को हम इस तरह से 3 स्ट्रक्चर्स में, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में ऐसे हमने डिवाइड किया। ये वाला जो हमारी लैंडिंग प्लेटफॉर्म है इसको नाम दिया स्टिग्मा, और यहाँ से यहाँ तक वाले पार्ट को हम लोग नाम देते हैं स्टाइल, और नीचे वाले स्वोलन बल्ज पार्ट को हम लोग नाम देते हैं ओवरी। स्टिग्मा जिस पे पॉलन ग्रेन आएंगे, स्टाइल जिसके थ्रू पॉलन ग्रेन नीचे जाएगी, ओवरी जो कि बल्ज पार्ट है जिसके अंदर सीड बनेंगे। चलो नेक्स्ट, अब ओवरी के अंदर मौजूद होते हैं प्लेसेंटा। जिस तरह से बच्चे माँ के गर्भ में, बच्चे और माँ का कनेक्शन प्लेसेंटा से होता है, ठीक वैसे ही ओवरी में मौजूद होता है प्लेसेंटा, जो कि कनेक्ट बनाए रखता है ओवरी को ओव्यूल्स से, ठीक है। अराइजिंग फ्रॉम प्लेसेंटा इज ओव्यूल। ओव्यूल का दूसरा नाम होता है मेगास्पोरेंजियम। तो आपको अगर जल्दी से मुझे ध्यान है अगर आपको, तो बताओ हमने किसको कहा था, माइक्रोस्पोरेंजियम। ओव्यूल को अगर हमने कहा मेगास्पोरेंजियम तो किसको हमने कहा था, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब देखो, ओव्यूल का सिंपल सा मतलब है सीड। ओव्यूल का मतलब क्या होता है, सीड। ये एक ओवरी के अंदर एक सीड हो सकते हैं, यानी नंबर ऑफ ओव्यूल में बी 1, जैसे व्हीट, पैडी, मैंगो, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम खाते हैं पपीता, हम खाते हैं वाटरमेलन, इन केस में एक से ज़्यादा सीड पाए जाते हैं एक फ्रूट के अंदर, तो वो कंडीशन हो गया आपका कैसा हो गया, मल्टी मैनी ओव्यूल्स इन एन ओवरी। अब ये जो आपका ओवरी का डायग्राम दिया गया है, ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसकी लेवलिंग को आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ से एक बार ऊपर से वो पॉइंट जिससे अटैच्ड है हाइलम, और जिस जगह पे अटैच है फ्यूनिकल, वो जगह ओव्यूल की जो ऊपर खाली है, उस रीजन को हम लोग नाम देते हैं माइक्रोपाइल या माइक्रोपाइलर पोल या माइक्रोपाइलर एंड। बाहर वाली कवरिंग को आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, उसके बीच में मौजूद होता है न्यूसिलस। यहाँ गलती करने के लिए न्यूक्लियस नहीं है, ये याद रखें, न्यूसिलस है ये। फिर ये है हमारी एम्ब्रियो सेक, याद रखेंगे एम्ब्रियो नहीं है, एम्ब्रियो और एम्ब्रियो सेक में बहुत डिफरेंस होते हैं। ये एम्ब्रियो सेक हैप्लॉइड है, यहाँ पे एम्ब्रियो आगे डिप्लॉइड होने वाला है कुछ, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे एम्ब्रियो सेक है ये, जिसको हम लोग आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे। चलो आओ देखो, जंक्शंस यानी ओव्यूल किस चीज़ से अटैच है, प्लेसेंटा से, फ्यूनिकल, और जिस जगह पे अटैच है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को हम लोग जंक्शंस को क्या नाम देते हैं, हाइलम। इसके 2 लेयर की कवरिंग है, बाहर वाली कवरिंग को आउटर इंटेगुमेंट्स, अंदर वाले को इनर इंटेगुमेंट्स। जिस तरह से
ऊपर वाले स्ट्रक्चर जिस जगह पे कोई कवरिंग नहीं है इंटेग्यूमेंट्स की, उसको हम लोग नाम देते हैं माइक्रोपाइलर एंड। और अपोजिट टू माइक्रोपाइल इसको हम लोग नाम देंगे चैलेजल एंड। अपोजिट टू माइक्रोपाइल एंड को हम लोग क्या नाम देते हैं? चैलेजल एंड। चलो आओ, अब ये जो हमारी पूरी की पूरी इंटेग्यूमेंट्स है, इंटेग्यूमेंट्स के अंदर न्यूट्रिटिव टिश्यूज भरे होते हैं और उन न्यूट्रिटिव टिश्यूज को हम लोग नाम देते हैं न्यूसिलस। और इसकी प्लडी लेवल क्या होती है? 2n। न्यूसिलस क्या है? इनर इंटेग्यूमेंट के अंदर न्यूट्रिटिव टिश्यूज के बंडल को हम लोग न्यूसिलस कहते हैं। इस न्यूसिलस के अंदर मौजूद होते हैं एम्ब्रियोसेक, दैट इज इक्विवेलेंट टू फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट किसके इक्विवेलेंट था? जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, मेल गैमेटोफाइट किसके इक्विवेलेंट था? जल्दी कमेंट कीजिए। नेक्स्ट, एन ओव्यूल जनरली हैज सिंगल एम्ब्रियोसेक। या तो एक ओव्यूल में जनरली एक एम्ब्रियोसेक होता है जो आगे चल के मेगास्पोर बनाते हैं, जबकि माइक्रोस्पोरेंजिया में बहुत सारे पॉलन मदर थे, यहाँ पे एक ही होते हैं जनरली। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ से क्या हो रहा है? नेक्स्ट टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस। कैसे हमारी मेगास्पोर्स बनती है? इनमें क्या है देखो, ओव्यूल्स के अंदर जनरली एक एमएमसीज होते हैं और इस एमएमसीज में मेयोसिस होगा और फिर यहाँ से बनेंगे मेगास्पोर्स। इसको हम ऐसे नहीं, आपको अपने तरीके से समझाते हैं। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कैसे होता है। देखो देखो, जिस तरह से हमने वहाँ पे आपको बताया, ये देखो, सबसे पहले स्टिग्मा स्टाइल, फिर क्या है? ओवरी। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ओवरी के अंदर अगर हम लोग आए तो ओवरी के अंदर मौजूद होते हैं ओव्यूल्स। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल्स। तो ये हमने डायग्राम बनाया है ओव्यूल्स का। ओव्यूल्स की दो लेयर के इंटेग्यूमेंट्स है, इनर इंटेग्यूमेंट्स, आउटर इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। और इस ओव्यूल के अंदर न्यूट्रिटिव टिश्यूज का एक बंडल होता है, जिस न्यूट्रिटिव टिश्यूज के बंडल को हम लोगों ने नाम दिया न्यूसिलस। क्या होता है? न्यूसिलस। इस न्यूसिलस के अंदर बहुत सारे मौजूद होते हैं मेगास्पोर मदर सेल, लेकिन सब के सब मर जाते हैं, सिर्फ एक बच जाती है। मेल में क्या था? सब फंक्शनल रहते थे। यहाँ पे और दोबारा से देखते हैं, यहाँ अब इसको हम लोग देखें तो ये हमारी हो गई न्यूसिलस। इसको अगर हमने माना न्यूसिलस, तो इस न्यूसिलस के अंदर पहले बहुत सारे मेगास्पोर मदर थे, मदर सेल थी, लेकिन अब कितने बच गई? सिर्फ एक ही बच गई। तो ये भी क्या है? डिप्लॉइड। ये क्या है? हमारी एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। सब क्या हो गई? डीजेनरेट हो गई। याद रखेंगे, फीमेल और मेल में बहुत डिफरेंस होता है। इस एमएमसी में अब यहाँ पे फर्दर होना है मियोसिस। यहाँ से क्या होगा? मियोसिस। तो ठीक मेल की तरह यहाँ पे क्या बनने वाले हैं? 4 मेगास्पोर्स, 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, ठीक है। फिर इन मेगास्पोर्स की अगर मैं आपसे प्लॉइडी पूछूं तो प्लॉइडी क्या हो जाएगी? हैप्लॉइड हो जाएगी, ठीक है। 4 मेगास्पोर्स बने, चारों की प्लॉइडी कैसी है? हैप्लॉइड। अब ये जो मेगास्पोर्स बनी है, इनमें से भी हमारी 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट कर जाएगी। 3 क्या हो जाएगी? डाइज, डीजेनरेट। सिर्फ एक ही इनमें से फंक्शनल रहेगी। सपोज ये वाला अगर फंक्शनल रहा तो अब ये हो गई हमारी फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर जो आगे चल के बनाएगी एम्ब्रियोसैक, यानी फीमेल गैमेटोफाइट। तो एम्ब्रियोसैक का प्लडी क्या होगा? एन। और यही आगे चल के क्या बनेगी? फीमेल गैमेटोफाइट। तो वहाँ पे जो भी एनसीईआरटी में लाइन है कॉम्प्लेक्सिटी के साथ है, अभी आपको क्लियर है। सबसे पहले हमने क्या देखा? एक गाइनोसियम से हमने निकाला एक ओवरी, एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल। ओव्यूल में 2 तरह के इंटेग्यूमेंट थे, उसके अंदर एक टिश्यूज था न्यूसिलस। न्यूसिलस के अंदर बहुत सारे मेगास्पोर मदर सेल थी, लेकिन सब डीजेनरेट हो गई, एक बस फंक्शनल रह गई। जो फंक्शनल रही उनमें हुआ मियोसिस, और मियोसिस से बने 4 मेगास्पोर, जिनमें से अनलाइक मेल, मेल में चारों बच गए थे, फीमेल में 3 डीजेनरेट कर जाएगी, एक बस रिमेनिंग सा रह जाएगी, और ये आगे चल के बनाएगी एम्ब्रियोसैक, जो कि आगे आप पढ़ेंगे। जिस तरह से मेल में 2 सेल या 3 सेल होता है, फीमेल में ये आगे चल के 7 सेल की हो जाएगी एंड 8 न्यूक्लियस इनमें बनेगा। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कैसे बनेंगे वो आगे देखेंगे। फिलहाल यहाँ तक आपको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आओ, एक एक करके अब हम लोग यही देखते हैं।
फंक्शनल मेगास्पोर आगे चल के क्या बनाने वाली है, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सेक। ये जो डेवलपमेंट है इसमें एक ही हमारे पास फंक्शनल रह गई, इसीलिए इस टाइप के डेवलपमेंट को हम लोग कैसा नाम देते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। कैसा डेवलपमेंट कहेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। और इसी में फर्दर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा जो आपको 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज तक लेकर के जाएगा, ठीक है, जिनमें से 6 में से मतलब 8 में से 6 के पास अपनी खुद की सेल वॉल होगी। कौन से 6, तो 3 सिनर्जिड और 3 एंटीपोडल, जबकि 2 पोलर न्यूक्लियाई जो होंगे उनके पास अपनी सेल वॉल नहीं होगी। आइए डायग्राम से समझते हैं। तो हमने आपको बताया था, फिलहाल ये समझ लो कि खाली सा जगह है, जिस खाली जगह में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, यानी 3 बार डिवीजन हुआ, 8 सेल स्टेज तक आए। अब ये जो 8 सेल हैं कुछ इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे। जो ऊपर हैं उनको हम लोग नाम देते हैं एंटीपोडल सेल, ये हैं चैलेजल एंड पे। और जो माइक्रोपाइलर एंड पे हैं वो 2 स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम लोग नाम देंगे सिनर्जिड्स, और बीच में एक है एग अपैरेटस, एग। तो ये 3 नीचे आ गए जिनकी खुद की सेल वॉल है, और सेंटर पे रह गए 2 पोलर न्यूक्लियाई, यानी सबकी प्लॉइडी क्या है, NNN, यानी 3 चैलेजल, 2 सिनर्जिड, 1 एग, सब हैप्लॉइड, 2 पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड। 8 में से 6 के पास खुद की दीवारें हैं। तो यहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कैसे हुआ। वहाँ जो स्ट्रक्चर्स हमने डायग्राम बताए थे, एम्ब्रियोसेक बना, एम्ब्रियोसेक में 3 बार माइटोसिस होगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बने। अब 8 में 3 एंटीपोडल्स की तरफ चल जाएंगे चैलेजल एंड पे और बनाएंगे एंटीपोडल्स, और 3 माइक्रोपोलर एंड पे आएंगे जिसमें से 2 बनेंगे सिनर्जिड और 1 बनेगी एग। 2 सेंटर पे रह जाएंगे जिसको हम लोग नाम देंगे पोलर न्यूक्लियाई। और ये है हमारा फुल्ली मैच्योर एम्ब्रियोसेक, यानी फुल्ली जो मैच्योर एम्ब्रियोसेक है, रेडी टू फर्टिलाइज, इस कंडीशन को हम लोग नाम देंगे फुल्ली मैच्योर एम्ब्रियोसेक। और इसकी प्लॉइडी लेवल क्या होगी, हैप्लॉइड कैसे है, समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशंस जो अभी हमने आपको बताया है, एंटीपोडल पे मतलब चैलेजल एंड पे एंटीपोडल्स कितने हैं, 3 हैं, तीनों की प्लॉइडी क्या है, n। फिर सिनर्जिड्स की प्लॉइडी क्या है, n। कितने सिनर्जिड्स हैं, 2। एग की प्लॉइडी क्या है, n। कितने हैं, 1। इन सब में सबसे लार्जेस्ट सेल 8 में से कौन सी है, लार्जेस्ट आपकी एग वाली सेल ही सबसे लार्जेस्ट होती है। और बीच में मौजूद है कितने पोलर न्यूक्लियाई, 2, सेंटर पे है पोलर न्यूक्लियाई। और सिनर्जिड वो स्ट्रक्चर्स है जिनके पास इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम लोग नाम देते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। चलो इसी चीज़ को लिखा हुआ 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्टेज, जिनमें से 3 आपके माइक्रोपाइलर एंड पे होते हैं जो 2 सिनर्जिड हैं और 1 एग सेल है, और ये दोनों मिलके एग अपैरेटस बनाते हैं। जबकि अगर हम लोग बात करें चैलेजल एंड्स पे, तो 3 एंटीपोडल्स चले गए थे चैलेजल एंड पे और 2 पोलर न्यूक्लियाई सेंटर पे मौजूद रह जाते हैं। अब ये पूरा का पूरा डायग्राम एक बार मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ, देखो। म्यूसिस से 4 बना, 4 में से 3 मर गई, 1 फंक्शनल। 1 में पहला माइटोसिस हुआ, फर्स्ट माइटोसिस 2 बना, सेकेंड माइटोसिस 4 बना, थर्ड माइटोसिस 8 बन गए। और ये 8 के 8 एंटीपोडल्स चले गए, ठीक है, चैलेजल एंड पे और माइक्रोपाइलर एंड पे एग अपैरेटस। तो इस तरह से 2 पोलर न्यूक्लियाई बीच में आ गया। क्लियर है, चलिए। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन से हम आपको गारंटी रूप से कह सकते हैं एक सवाल तो आना ही आना है, बोर्ड में भी नीट में भी। तो पॉलिनेशन वाला टॉपिक को अच्छे से देख लेना, बोर्ड में कंफर्म आएगा, 100% रहेगा ही रहेगा। पॉलिनेशन क्या है, इसको अब हम लोग क्विकली अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि जो समझने वाला पोर्शन था यहीं तक था। अब क्विकली आगे बढ़ते हैं। सिंपल, पॉलन ग्रेन मेच्योर है। अब ये ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसी प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं पॉलिनेशन। तो आइए पॉलिनेशन के बारे में हम लोग बात करें। तो पॉलिनेशन हमारे पास 2 तरह के हो सकते हैं, एक ऑटोगैमी और दूसरे को हम लोग नाम देते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। यानी एक हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन 2 तरह के होंगे, गिटोनोगैमी, जीनोगैमी। आओ अब एक एक करके हम इन्हीं को देखते हैं। सबसे पहले ऑटोगैमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन, यानी एक फ्लावर में एंथर भी है स्टिग्मा भी है। सेम एंथर से पॉलन ग्रेन, सेम फ्लावर में एंथर से पॉलन ग्रेन निकला,
इसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे चला गया, ओटोगैमी, खुद के ही फ्लावर का मेल खुद के ही फ्लावर के फीमेल को फर्टिलाइज कर जाए, इसको हम लोग नाम देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या ओटोगैमी। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग बात करें ओटोगैमी में दो स्पेशल केस दिए गए हैं, आपको 3 एग्जाम्पल के तौर पे याद रखना है, कॉमेलिना, वियोला और ऑक्जेलिस। कॉमेलिना, वियोला और ऑक्जेलिस, इनमें 2 तरह के फ्लावर होते हैं, याद रखेंगे, लेबलिंग डायरेक्ट पूछ देगा। चश्मो, जो जमीन के बाहर है, चश्मो मतलब खुला हुआ है, ओपनड, ओपन फ्लावर है। और ये है क्लिस्टो, क्लिस्टो का मतलब होता है क्लोज, यानी इनमें जो 3 प्लांट हैं इनमें 2 तरह के फ्लावर हैं, जो बाहर हैं खुले हैं। चेस्मोगेमी, ये क्या करने के लिए प्रमोट करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, और ये क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। इसको फायदा क्या है कि कंडीशंस ऐसी है, अगर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हुआ तो कम से कम सीड बनाने के लिए इनके पास सेल्फ पॉलिनेशन तो रहे। ठीक है, चलो क्लियर है। चेस्मोगेमस मतलब एक्सपोज्ड एंथर एंड फिलामेंट, क्लिस्टोगेमस का मतलब डू नॉट ओपन्स एट ऑल, यानी ये सब के सब कैसे होते हैं, ओटोगेमस कंडीशंस होते हैं। और ये अगर 2 से 4 जनरेशन तक लगातार ओटोगैमी करा दिया जाए तो इट मे लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, जो आपके रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं वो भी विजिबल होने लग जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास गिटोनोगेमी। गिटोनोगेमी का सिंपल सा मतलब समझिए, ये एक प्लांट है, इस प्लांट पे फ्लावर नंबर 1 और ये है फ्लावर नंबर 2, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर, एक ही प्लांट के 2 अलग अलग फ्लावर्स के बीच में अगर पॉलिनेशन हो जाए तो ऐसे केस को हम लोग नाम देते हैं गिटोनोगैमी। देखो ये जेनेटिकली इन दोनों का पेरेंट तो सेम है, तो जेनेटिकली क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन इकोलॉजी वाइज कैसे फ्लावर अलग हो गया, तो इकोलॉजिकली क्रॉस, यही वर्ड सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जेनेटिकली सिमिलर टू ओटोगैमी, लेकिन इकोलॉजिकली कैसे हैं या फंक्शनली कैसे हैं, ये क्रॉस पॉलिनेशन में आता है। चलो नेक्स्ट हमारे पास जीनोगैमी, फ्लावर भी अलग, प्लांट भी अलग, अलग फ्लावर अलग प्लांट, पूरी तरह से अलग हो गया, तो इस टाइप के पॉलिनेशंस को हम लोग नाम देते हैं जीनोगैमी। अब पॉलिनेशन एजेंट की बात करें तो हमारे पास 2 तरह एजेंट कौन होते हैं, वो जो पॉलिनेशन को फैसिलिटेट करे उनको हम लोग नाम देते हैं एजेंट। 2 तरह से हो सकते हैं, एक आपके एबायोटिक, दूसरे होते हैं बायोटिक। एबायोटिक मतलब जिनमें जान नहीं है, जैसे विंड एंड वाटर, बायोटिक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब एबायोटिक की अगर लोग बात करें, विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो एनिमोफिली, याद रखेंगे, वाटर के द्वारा हो तो हाइड्रोफिली। एनिमोफिली यानी एक ऐसे पॉलन ग्रेन जो एनिमल्स से के इसको ट्रांसफर करने में मदद करेंगे, एनिमल्स के द्वारा इसको पॉलन ग्रेन को इधर से उधर किया जाएगा, तो उनको क्या क्या होने चाहिए कैरेक्टर्स, आप खुद सोच के देखो। सॉरी, हवा के द्वारा, आई एम सॉरी, हवा के द्वारा जब ट्रांसफर इधर से उधर किया जाएगा तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, एनिमोफिली। तो हवा के द्वारा इधर से उधर कराया जाना है तो सबसे पहले इसके पॉलन ग्रेन को लाइट वेट होना चाहिए, बहुत सारे नंबर में रिलीज होना चाहिए, ताकि हवा में जाएगा तो बहुत सारे वेस्ट भी होंगे, और इसकी जो स्टिग्मा है वो कैसी होनी चाहिए, फेदरी होनी चाहिए, ताकि इसको आराम से दूर से ही अटैच कर सके। ठीक है, चलो आओ इन्हीं के बारे में हम लोग देखते हैं। पॉलिनेशन बाय विंड एनिमोफिली कहते हैं। ठीक है, इनमें जो फ्लावर्स होते हैं अक्सर इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में होते हैं। ये एग्जाम्पल नीट 2023 में सवाल पूछा गया था। कॉर्न कॉब का जो टसल है, टसल स्टाइल होता है, वो पॉलिनेशन विंड से करते हैं। तो विंड पॉलिनेशन बहुत कॉमनली आपको ग्रासेस में भी देखने को मिलता है। आइए नेक्स्ट कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं। विंड से जो होंगे वो लार्ज अमाउंट में पॉलन ग्रेन रिलीज करेंगे। पॉलन ग्रेन हल्का होगा और चिपचिपा नहीं होना चाहिए, वरना उड़ नहीं पाएगा। जबकि अगर हम लोग स्टेमेंस की बात करें तो बाहर एकदम अच्छे से विजिबल होने चाहिए, ताकि वो हवा के द्वारा उड़ा दिए जाए। और जबकि हम बात करें तो लार्ज फीदरी स्टिग्मा होना चाहिए, ताकि पॉलन ग्रेन को कैच कर सके। और एक चीज़ याद रखेंगे, जनरली इनमें जो होते हैं वो सिंगल ओव्यूल इन एन ओवरी, 1 ओव्यूल इन ओवरी देखने को मिलता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट एबायोटिक एजेंट की बात करें, दूसरा वाटर, वाटर यानी हाइड्रोफिली, पानी के द्वारा जो किए जाते हैं उनको हम लोग नाम देते हैं, जबकि ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है। इनफैक्ट जो वाटर वाले प्लांट हैं जिनके नाम में वाटर हायसिंथ है, वाटर लिली है, ये भी इंसेक्ट या विंड पॉलिनेटेड करते हैं। इस पर अक्सर गलती कराया जाता है आपको। ठीक है, ये लिमिटेड है कितने जनरा तक, 30 जनरा तक ही सिर्फ देखने को मिलता है, बहुत लोगों में नहीं देखने को मिलता। किस में देखने को मिलता है, याद रखेंगे, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला एंड जूस्टेरा, इनमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला फ्रेश वाटर है, जबकि जूस्टेरा आपका मेराइन वाटर प्लांट है। ठीक है, चलो
नेक्स्ट, अब यहाँ से जो हमारे पास वेलिस्नेरिया का आपके एनसीईआरटी में और हाइड्रीला का दो स्पेशल केस दिया गया है, एपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। आइए देखते हैं वेलिस्नेरिया के केस में क्या होता है। यहाँ पे जो फीमेल फ्लावर है सरफेस की तरफ आ जाते हैं, फीमेल ऐसे रहते ये पानी में है, जब इसको फर्टिलाइजेशन करना है तो ये कॉइल होके ऊपर की तरफ आ जाएंगे, फिर पॉलन ग्रेन वाटर के साथ बहता हुआ आएगा, वाटर करंट के साथ यानी पेसिवली आएगा और फर्टिलाइज कर देगा। जबकि इन सी ग्रासेस फीमेल फ्लावर्स सबमर्ज्ड होते हैं। इस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, ऊपर हो रहा है, तो ईपी हाइड्रोफिली हम लोग इसको कहेंगे। जबकि सी ग्रासेस में ड्यूस्टेरा में क्या हो रहा है, फीमेल फ्लावर अंदर में ही सबमर्ज है, लॉन्ग एंड रिबन लाइक है, और यहाँ से पॉलन ग्रेन तैरते हुए आएंगे और अंदर में ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, पानी के नीचे फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो हाइपोहाइड्रोफिली। चलो नेक्स्ट, एबायोटिक एजेंट में नेक्स्ट हम लोग बात करें तो जो वाटर के होने चाहिए पॉलन ग्रेन्स, तो कैसे होने चाहिए, वाटर भिगा ना दे, तो उसके पास म्यूसिलेज की सीथ होनी चाहिए ताकि उसको गीले होने से बचाया जा सके। सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट हाइड्रोफिली नहीं शो करते हैं, जैसे बहुत एग्जांपल सवाल में आता है वाटर लिली, वाटर हायसिंथ, नाम में वाटर है लेकिन वाटर से ये नहीं होते हैं, ये विंड से होते हैं या एनिमल से होते हैं, इंसेक्ट से होते हैं। ठीक है, और ये पॉइंट याद रखेंगे, विंड से जो पॉलिनेटेड करते हैं या वाटर से, उनको लालच यानी नेक्टर देने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास में है बायोटिक एजेंट, उसमें है हमारी एनिमल्स। एनिमल्स में भी सबसे ज़्यादा कॉमनली आपको देखने को मिलता है बीज। ठीक है, और भी हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वास्प, एंट, मॉथ, बर्ड्स, ह्यूमिंग बर्ड्स, बैट्स, प्राइमेट। ये चीज़ हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, ये दोनों चीज़ को आप याद रखेंगे, बाकी सभी आपको याद रहेगा। इंसेक्ट्स द्वारा अगर पॉलिनेशन हो तो इसको हम लोग नाम देते हैं एंटमोफिली, क्योंकि इंसेक्ट की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और जो फ्लावर्स एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेटेड होंगे उनको एनिमल्स को लुभावना होना पड़ेगा, रंगीन होना पड़ेगा, उसको अच्छी स्मेल होनी चाहिए उसकी, या उनको नेक्टर रिवॉर्ड्स के तौर पे देना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे होने चाहिए, लार्ज होने चाहिए। क्यों, क्योंकि इंसेक्ट हवा में दूर से उड़ रहे हैं तो दिख जाने चाहिए, कलरफुल, ताकि अट्रैक्ट करे अपनी ओर, स्मेल होना चाहिए, और नेक्टर तो देना ही पड़ेगा ताकि इंसेक्ट बार बार आए। ठीक है, और अगर बाय डिफ़ॉल्ट फ्लावर स्मॉल है तो उनको गुच्छे में आना पड़ेगा, इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में आना पड़ेगा। ठीक है, ये एक स्पेशल केस है कि कुछ फ्लावर्स जो कि फ्लाइज, मक्खियाँ और बीटल्स के द्वारा पॉलिनेट किए जाते हैं, उनको गंदी स्मेल पसंद होती है। तो इसलिए आपने देखा है कि मक्खियाँ अक्सर गंदे जगहों पे पाई जाती है, साफ जगहों पे नहीं होती है। क्यों, क्योंकि मक्खियों को अक्सर गंदी स्मेल पसंद कर आती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट, अगर एनिमल्स कांटेक्ट में आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है पॉलन ग्रेन किसी का लेके आया, उसके स्टिग्मा पे चला जाएगा, फिर इसका पॉलन ग्रेन ले जाएगा, किसी और पे दे देगा। इस तरह से पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा हो जाता है, और इसमें सबसे कॉमन है बीज आपका। ठीक है, देखो एक स्पेशल केस दिया गया एमार्फोफेलस के बारे में, जो कि इसके पास में टॉलेस्ट, ये है हमारी एमार्फोफेलस, इसके पास टॉलेस्ट इन्फ्लोरेसेंस होता है। जी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है। दूसरा, यूका एंड प्रोन्यूबा मॉथ का केस आपको दिया गया है, ये है हमारी यूका प्लांट एंड प्रोन्यूबा मॉथ का केस आपको दिया गया है इकोलॉजी में। फिर दूसरा दिया गया है ऑर्किड्स एंड बम्बल बी वाला केस, स्यूडोकॉपुलेशन वाला केस भी आपको दिया गया है, तो वो आपके एनसीईआरटी इकोलॉजी वाले सेगमेंट में दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इंसेक्ट से पॉलिनेशन कराना है तो आपको पॉलन रिवॉर्ड्स देना पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसे इंसेक्ट या बर्ड्स होते हैं जो बिना पॉलिनेशन किए पॉलन ग्रेन के नेक्टर्स को चुरा ले जाए, तो चुरा ले जाए या डकैती करके लेके चला जाए। देखो जैसे सपोज यहाँ पे पॉलन ग्रेन नेक्टर छुपा हुआ, तो बर्ड आएगी, यहाँ बैठेगी, यहीं से सीधा लेके चला गया, तो क्या ये पॉलिनेशन करेगा? नहीं। बिना पॉलिनेशन किए नेक्टर चुरा करके लेके भाग गया, तो इसको हम लोग नाम देते हैं रॉबर्स, डकैत, पॉलन रॉबर्स। तुम लोग भी हो ना डकैत। चलो अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बोर्ड पर्सपेक्टिव से भी सवाल पूछता है, नीट में भी इस पे सवाल आते हैं, इनमें से कौन सा आउटब्रीडिंग डिवाइस है या आउटब्रीडिंग डिवाइस नहीं है। सिंपल सी बात है, आउटब्रीडिंग डिवाइस यानी ये वो डिवाइस, ऐसा नहीं कि कोई पेंसिल है, पेन है या कंप्यूटर है, डिवाइस नहीं है। मतलब सिंपल सा है कि वो मेथड्स जो नेचर प्रमोट करेगी कि क्रॉस पॉलिनेशन करो तुम, उनमें क्या क्या आ सकते हैं। तो आउटब्रीडिंग डिवाइस क्या है? ये वो मेथड है जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना होने दे, क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करे, सेल्फ पॉलिनेशन को ना सपोर्ट करे। तो उनमें क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला
अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन, यानी अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसके मेल अलग टाइम पे मैच्योर होगी, फीमेल अलग टाइम पे मैच्योर होगी। दूसरा, एंथर और फिलामेंट एंथर और स्टिग्मा की अरेंजमेंट ऐसे कर दो, एंथर छोटा कर दो, फिलामेंट को बड़ी कर दो, ताकि एंथर ऊपर की तरफ जा ही ना पाए, ये पॉलन ग्रेन ऊपर की तरफ ना जाए। तो अरेंजमेंट आप बदल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब अगर किसी रीजन से सेम फ्लावर का पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे आ गया, तो यहाँ पे स्टिग्मा के अंदर ऐसे चेंजेस कर दो कि ये खुद ही रिसीव ही नहीं करेगा इसको, केमिकल डायलॉग में ये फेल कर जाएगा। तो यानी सेल्फ कंपैटिबिलिटी, यानी वो जर्मिनेशन नहीं कर पाएगा, पॉलन ट्यूब ही नहीं बना पाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। और नेचर का सबसे बेस्ट उपाय है कि आप फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल बनाओ। ऑब्वियस सी बात है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे तो ना ही झमेला ही नहीं होगा आपके। जैसे एग्जांपल है कि मोनिशियस में कैस्टर मेज का दिया गया है, ये ऑटोगेमी को तो प्रिवेंट कर सकता है लेकिन गिटोनोगेमी को प्रिवेंट नहीं करेगा। गिटोनोगेमी याद हो आपको, एक प्लांट दो अलग फ्लावर। चलो नेक्स्ट, और क्या हो सकता है, मोनिशियस आपने यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना दिया। और दूसरे पॉइंट है आपका डायोसी। डायोसी का मतलब क्या होता है, जैसे पपाया के केस में मेल फ्लावर का ही अलग प्लांट ही अलग हो जाए, मेल एक प्लांट जिसमें सिर्फ मेल ही फ्लावर होंगे। तो देखा होगा आपने पपीता जिनको काट दिया जाता है उनमें मेल फ्लावर ही अलग होता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शंस की बात करें तो पॉलिनेशन हो गया, हमारा जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे आ चुका है। अब स्टिग्मा पे आ गया, क्या हमेशा गारंटी थोड़ी है कि सही पॉलन ग्रेन ही सही स्टिग्मा पे आए हैं। तो उसके दो केसेस हो सकते हैं कि क्या गलत वाला आया है, गलत वाला आया तो उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। तो उसी चीज़ को हम देखेंगे। यहाँ से होता है एक केमिकल डायलॉग बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड स्टिग्मा। जैसे ही पॉलन ग्रेन आया स्टिग्मा पे लैंड किया, अब स्टिग्मा उससे पूछेगी क्या तुम सही हो, तो इन दोनों के बीच में केमिकल डायलॉग होगा, और अगर सही हुआ तो इस पॉलन ग्रेन को पॉलन ट्यूब बनाने दिया जाएगा, और नहीं हुआ तो पॉलन ट्यूब बनाने नहीं दिया जाएगा। यानी कि पॉलिनेशन गारंटी नहीं करता है कि पॉलन ट्यूब बनेगा, लेकिन पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन गारंटी करता है कि अगर सही टाइप का पॉलन है तो ही पॉलन ट्यूब बनने पाएंगे। तो चलो देखते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शंस इनकम्पैटिबल या कंपैटिबल पॉलन ग्रेन्स की चेक करता है। अगर पॉलन ग्रेन सही टाइप का होगा तो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स को होने देगा, यानी पॉलन ट्यूब को बनने दिया जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो पॉलन ट्यूब को बनने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर बाय डिफॉल्ट कोई इनकम्पैटिबल या रॉन्ग टाइप का पॉलन ग्रेन आ जाता है तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब हम मानते हैं ये चल के कि चलो सही टाइप का पॉलन ग्रेन आया है तो क्या होगा। सही टाइप का पॉलन ग्रेन आया है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करेगा, वहाँ से बहुत सारा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा, पॉलन ग्रेन फूल जाएगी, उसकी पूरी की पूरी इंटाइन वाली लेयर्स पॉलन ट्यूब बना लेगी। आइए देखते हैं इसी को। चलो यहाँ देखते हैं पॉलन ग्रेन जिनमें 3 सेल्ड पे सेड हुए थे, तो ऑलरेडी मेल गैमेट्स बने हुए थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में 2 सेल्ड पे हुए थे। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा, तो देखो ये हमारी पॉलन ग्रेन है, लैंड कर गई। यहाँ से पॉलन ग्रेन राइट टाइप का था तो पॉलन ट्यूब बना, पॉलन ट्यूब पहुँच जाएगा इस तरह से। तो पॉलन ट्यूब को गाइड करने के लिए फिलीफॉर्म एपरेटस मौजूद होते हैं सिनर्जिड के पास। सिनर्जिड के पास क्या होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जैसे ही ये अट्रैक्ट करेगा, अब ये जो पॉलन ट्यूब है वो सीधा सिनर्जिड में ही एंटर करेगा, और जैसे ही एंटर करा सिनर्जिड को तोड़ता हुआ दोनों के दोनों मेल गैमेट बाहर आ जाएंगे। ठीक है, चलो आओ देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें से हमारे पास फर्दर नेक्स्ट पार्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या होने वाला है। तो यहाँ हमने क्या बताया, एक पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स थे, दोनों मेल गैमेट्स एंटर कर चुके हैं। अब एक मेल गैमेट उनमें से फ्यूज करेगा, 1 मेल गैमेट फ्यूज विथ एग, जबकि दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई से, ये बनाएगा एंडोस्पर्म और ये बनाएंगे जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ 2 बार हो रहा है, इसको हम लोग सिनगैमी कहते हैं, इसको हम लोग ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं, और इन दोनों को मिला करके नाम दिया गया है डबल फर्टिलाइजेशन। तो आइए वही चीज़ देखते हैं। जैसे ही सिनर्जिड से एंटर करेगा, सिनर्जिड खत्म हो जाएगी, मर जाएगी, और एक मेल गैमेट फ्यूज़ करेगा एग से और बना लेगा जाइगोट।
जबकि दूसरी मेल गैमीट फ्यूज करेगी पोलर न्यूक्लियाई से और बना लेगी पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस यानी एंडोस्पर्म। तो इसकी प्लॉइडी क्या हो जाए, ये पहले से n+n था, ये n था, तो ये एंडोस्पर्म कैसी हो गई 3n, जाइगोट कैसी हो गई 2n। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब यहाँ से हम लोग देखें तो इसी को 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इसको हम लोग नाम देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सेंट्रल सेल फ्यूज किया तो जाइगोट बनाया, और एग फ्यूज किया तो जाइगोट बनाया, और सेंट्रल सेल फ्यूज किया तो आपके पास एंडोस्पर्म बनेगा। ये पूरा का पूरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में है। एंडोस्पर्म बना पोलर न्यूक्लियाई से, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा और आपकी जो ओव्यूल है वो सीड में बदल दी जाएगी, और ओवरी जो है वो आपके फ्रूट में बदल दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ से देखा हमने कि PEN की प्लॉइडी क्या है 3n। अब चूंकि ये क्या करते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल है, तो इसका काम है सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन देते हुए रहना, ताकि वो जो जाइगोट एम्ब्रियो बन रहा था वो डेवलप हो सके। और इस टाइप के डिवीजन को हम लोग नाम देते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब जैसे कि नारियल पानी में ये आपको दिखाया जाता है, डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है ये नारियल पानी क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और ये व्हाइट वाला क्या है तो सेलुलर एंडोस्पर्म है। डायरेक्टली आपसे सवाल पूछा गया है कि व्हाइट वाला पार्ट सेलुलर है और पानी वाला पार्ट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का पार्ट होता है। देखो अब यहाँ से एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है किस एंड पे, माइक्रोपाइलर एंड पे। ये याद रखना है, एम्ब्रियो किस एंड पे डेवलप हो रहा है, माइक्रोपाइलर एंड पे एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है। यानी एम्ब्रियो पहले बनेगा या एंडोस्पर्म पहले बन रहा होगा, तो एंडोस्पर्म का पहले बनना जरूरी है ताकि एम्ब्रियोलॉजी को सपोर्ट करे। यानी सबसे पहले हमारी क्या हो रही है, इधर जैसे जैसे एम्ब्रियो बन रही है उससे पहले एंडोस्पर्म तैयार था। तो एम्ब्रियो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हमने देखा एग प्लस मेल गैमेट फ्यूज किए, जाइगोट बना, जाइगोट से प्रोएम्ब्रियो, प्रोएम्ब्रियो से ग्लोब्यूलर, ग्लोब्यूलर से हर्ट से मैच्योर। ये आपका डायग्राम दिया गया है एनसीईआरटी में, याद रख लेना इसमें स्टेज को। प्रो याद रहेगा, ग्लोब्यूलर और हर्ट में आप गलती करेंगे तो गोल पहले था, फिर ये अंदर दिल बनता है हर्ट शेप का। चलो अब यहाँ से हम लोग एम्ब्रियो की बात करें तो स्पेसिफिकली डाइकॉट, डाई मीन्स दो, कॉट मीन्स कॉटिलिडॉन, एक ऐसे जिनमें 2 कॉटिलिडॉन्स हो उसको हम लोग नाम देते हैं डाइकॉट्स। ठीक है, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी का है, इतना इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको एकदम अच्छे से याद रख लेना मोनोकॉट वाले में, और ये है आपके डाइकॉट वाले में। ज़्यादातर सवाल आपको मोनोकॉट के एम्ब्रियो से सवाल पूछा जाता है, एकदम अच्छे से याद कर लेना इसको। ठीक है, देखो वो रीजन जो कि आपके प्लूम्यूल से ऊपर हो, कॉटिलिडॉन से ऊपर हो तो इपिकोटाइल, और कॉटिलिडॉन से नीचे हो तो हाइपोकोटाइल। देखो ये वाला पार्ट कॉटिलिडॉन होता है मोनोकॉट के केस में, इसको स्पेसिफिकली याद रखें। कॉटिलिडॉन इज नोन एज स्कूटेलम, और रूट की टिप कवर्ड होती है आपकी रूट कैप से। मोनोकॉट के एम्ब्रियो सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है, डायरेक्टली सवाल पूछेगा इस पर आपको डायरेक्टली। ठीक है, ग्रासेस फैमिली में एक कॉटिलिडॉन होता है और उसको हम लोग नाम देते हैं कॉटिलिडॉन, और रूट की कवरिंग को हम लोग कॉलियोराइजा कहते हैं, और सूट की कवरिंग को हम लोग कॉलियोप्टाइल कहते हैं। याद रखेंगे, रूट की कवरिंग को आर फॉर रूट, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर राइजा, और यहाँ सूट की कवरिंग को कॉलियोप्टाइल कहते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं सीड बन गया। सीड है क्या, फर्टिलाइज ओव्यूल ही सीड है, फाइनल प्रोडक्ट है। सीड में क्या क्या होते हैं, सीड के कोट होते हैं, कॉटिलिडॉन होते हैं, और एम्ब्रियो सेक होते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ से हमने देखा सीड हमारे पास 2 तरह से है, नॉन एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस। नॉन एल्ब्यूमिनस का मतलब क्या होता है, जैसे एक सीड के पास में 100 ग्राम न्यूट्रिएंट्स था, उस सीड ने 100 का 100 खा लिया, अब उसके पास सीड बनने के बाद कुछ भी नहीं बचा। अगर नहीं बचा तो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, अगर बचा रह गया तो एल्ब्यूमिनस सीड। याद रखेंगे वेट, मेज, केस्टर, बार्ले याद रखेंगे, सिर्फ एक ये याद रखेंगे केस्टर वाला, और इसमें आपको याद रखना है ऑर्किड वाला। ठीक है, तो यानी ऑल डाइकॉट सीड्स आर non-albuminous seed except orchid, all monocot seeds are albuminous seeds except castor। ये 2 लाइन आपको स्पेसिफिकली याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हमारे पास में कुछ इस डायरेक्ट स्पेशल एग्जांपल याद रखेंगे। कुछ न्यूसिलस हमने क्या बताया था, न्यूसिलस जिससे मेगास्पोर मदर सेल बनती है, न्यूसिलस जनरली डीजेनरेट हो जाते हैं। कुछ स्पेशल केस जैसे कि आपकी ब्लैक पेपर, बीट रूट, इनमें न्यूसिलस बचा रह जाता है, और परसिस्टेंट न्यूसिलस को हम लोग नाम देते हैं पेरिस्पर्म। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब कुछ जो हमारे सीड्स होते हैं वो लंबे समय तक अपनी वेबिलिटी को मेंटेन रखता है, इसी को हम लोग नाम देते हैं सीड डोरमेंसी, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो वापस से ये
अपने आप को तैयार कर लेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद नए तौर पे। ठीक है, इसमें आपको कुछ स्पेसिफिक याद रखना है। सीड के क्या एडवांटेजेस होते हैं, तो ये है हमारे सीड के स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे ग्रो कर रहे हैं। चलो अब यहाँ से हमारे पास में 2 एग्जाम्पल याद रखना है। कुछ ऐसे सीड हैं जो अपनी वेबिलिटी कुछ ही महीनों में खो देते हैं, मतलब आज सीड है 2-4-10 महीने में खत्म हो जाएगी, लेकिन कुछ सीड हैं जो कि आज तक का ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड है ल्यूपिन यानी ल्यूपिनस आर्क्टिकस। ये आर्कटिक टर्न में पाया गया था और इसकी एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ डोरमेंसी है 10,000 साल। और दूसरा है फिनिक्स डेक्टेलिफेरा डेट पाम जिसकी रिकॉर्ड है 2,000 साल। इसमें क्या गलती होता है, ल्यूपिन में हम लोग 2,000 दिमाग में आ जाता है और फिनिक्स में 10,000, तो याद रखेंगे ल्यूपिन 10,000, फिनिक्स 2,000 साल का है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से फ्रूट बन गया, तो ओव्यूल सीड बन गया, ओवरी फ्रूट बन गया। फ्रूट जो कि हमने पूरा डिटेल मॉर्फोलॉजी में पढ़ना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है। फ्रूट की कवरिंग को पेरिकार्प कहते हैं। ये 3 तरह से हो सकता है, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। फ्रूट 2 तरह से हो सकते हैं, फ्लैशी फ्रूट या फिर ड्राई फ्रूट। वैसे ही फ्रूट 2 तरह से हो सकते हैं, ट्रू फ्रूट या फॉल्स फ्रूट, ऑन द बेसिस कि सिर्फ और सिर्फ अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो ट्रू, और अगर कोई अदर पार्ट भी आ गया है तो हम लोग नाम देते हैं फॉल्स फ्रूट। ठीक है, एक ऐसे फ्रूट जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाए उस फ्रूट को हम लोग नाम देते हैं पार्थिनोकार्पिक। सब मॉर्फोलॉजी का पार्ट है। जैसे एग्जांपल है बनाना, यानी पार्थिनोकार्पी सीडलेस को प्रमोट करता है। अब यहाँ से एक हमारे पास लास्ट एनसीईआरटी में छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, इसको आइए देख लेते हैं। एपोमिक्सिस क्या है? एपोमिक्सिस इज द प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के ही अगर सीड बन जाए तो उसको हम लोग नाम देते हैं एपोमिक्सिस। और एग्जाम्पल याद रखेंगे एस्टरेसी एंड ग्रासेस में ये देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको और याद रखना है कुछ स्पीसीज के केसेस में बिना रिडक्शन डिवीजन के अगर एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाए तो उस टाइप के सेल्स को हम लोग नाम देते हैं ये। तो ये हमने नाम दिया है पॉली एम्ब्रियोनी, यानी अगर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बन जाए तो इसके इसको हम लोग नाम देते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद रखना है मैंगो एंड सिट्रस। सिट्रस एंड मैंगो पॉली एम्ब्रियोनी का केस है। और नेक्स्ट और लास्ट पार्ट में आपको याद रखना है, इसमें सिंपल सा बात है, टिश्यू कल्चर वाला पार्ट है। इफ द हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्टिक देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर। तो इस तरह से हमने लास्ट वाले पोर्शंस चूंकि पहले पढ़ा हुआ है मॉर्फोलॉजी में, इसलिए थोड़ा सा क्विकली किया है। आगे वाले पोर्शंस को बहुत आराम से कराया था। बाकी रिमेनिंग्स जो हमने आपको न्यूमेरिकल्स दिए थे, जल्दी से मुझे न्यूमेरिकल्स का जवाब चाहिए, कमेंट कीजिए। बाकी मिलते हैं नए चैप्टर के साथ अगले लेक्चर में। धन्यवाद।